दोस्तों, एप्पल कंपनी का फाउंडर स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था। यानी वो मिट्टी में भी हाथ डालते थे तो उसे सोना पान बनाने की काबिलियत रखते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें अपने ही कंपनी यानी कि एप्पल से निकाल दिया गया था तब उन्होंने पता है क्या किया, बस कुछ ही समय में 2 सक्सेसफुल कंपनियाँ बना दी। लेकिन एप्पल का बिजनेस रैपिडली कम होने लगा। तभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया कि स्टीव जॉब्स की नई कंपनी को खरीद कर उन्हें पूरे सम्मान के साथ अल्टीमेटली एप्पल में वापस लाया जाए। और वो लेकर आए। अपनी पर्सनल लाइफ में स्टीव जॉब्स इतने पॉजिटिव रहा करते थे कि उन्होंने कैंसर की एक ऐसी बीमारी को मात दे दिया जिसका कोई इलाज तक नहीं था। और दोस्तों, साल 1905 में जब स्टीव जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया चीफ गेस्ट के तहत, तो उन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़कर सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से उसे साझा किया था। और इस स्पीच ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया था। यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने अपने सेमिनार में दर्शकों से यह रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपने स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच नहीं सुनी है तो जाकर सुनिए। लेकिन पता है दिक्कत क्या है कि स्टीव जॉब्स ने यह स्पीच दी है इंग्लिश में और भारत और इंडिया की मातृभाषा है हिंदी, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम आज स्टीव जॉब्स के स्पीच को हिंदी में अनुवाद हिंदी में बताने वाला हूँ, जिसको सब तो केवल स्टीव जॉब्स के रहेंगे लेकिन आवाज़ मेरी रहेगी, वो भी हिंदी में। सो गाइस, तो कुर्सी के बेटी बांध लीजिए क्योंकि अगले 15 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक की निशान समारोह में उपस्थित होने पर काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं, और आज पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह में इतने समीप पहुँचा। यस, आज मैं अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बहुत अधिक कुछ नहीं, केवल 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट करने के विषय में। तो रीड कॉलेज के प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं किसी तरह से 18 महीने बाद तक वहाँ कॉलेज में आता जाता रहा। तो सवाल ये है कि अपने कॉलेज की पढ़ाई को क्यों छोड़ा। वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरे जन्म देने वाली माता एक अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वो मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी, मगर उनकी इच्छा मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही एडॉप्ट करे, और इसका जो सबसेट था मुझे एडॉप्शन के लिए दिया जाना था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना विचार बदल लिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़का नहीं, उन्हें एक लड़की चाहिए। इसीलिए तो आधी रात मैंने माता पिता, जो कि तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको एक कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जो लोग मुझे एडॉप्ट कर रहे हैं तो पत्नी में से कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और जो मेरे होने वाले पिता हैं वो तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसीलिए मेरे जन्म देने वाली माता ने अंतिम एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे गोद लेने वाले माता पिता ने मेरी माँ से वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे, और जब उन्होंने ऐसा वचन दिया तब जाके मेरी माँ आखिरकार मान गई। तो इस प्रकार से कुछ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष बाद आखिरकार मैं कॉलेज गया। जैसा कि उन्होंने वचन दिया था वो मैं पूरा किया, किंतु गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसे ही मैं एक महंगे कॉलेज के लिए चुन लिया गया और मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी चली जाती थी पढ़ाई के खर्च में। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज आखिरकार मुझे किस तरह से मेरी ज़िंदगी बनाने में मेरी मदद करेगा। और ऐसी जगह पे, ऐसी कॉलेज में मैं अपने माता पिता के जीवन भर की पूरी जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया कि लेट्स जो होगा अच्छा होगा। और उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। ऐसा इसलिए कि जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया
तो मुझे जिम क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और केवल अपने ही इंटरेस्ट का क्लासेस लेने लगा। और यह सब कुछ वाकई में इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक के बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील दूर पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ता में एक दिन मुझे पेट भर के खाना तो खा सकूं। और सही बताऊं कि यह सब करना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने अपने जीवन में जो भी जिज्ञासा और इंस्टीट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। चलिए इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ। और शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ पे कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। अब क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। तो मैंने निर्णय लिया कि कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और उसे बहुत अच्छी तरह से सीखूँगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छे टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, ये सारी चीज़ें सीखी। ये बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। तो उस समय में ये जब सारी चीज़ें कर रहा था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि आखिरकार मैं इन चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और ये खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। और अब अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया था, तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली फेस नहीं होते, क्योंकि विंडोज़ में मैक की ही कॉपी की थी। तो कभी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये होता ही नहीं। और अगर मैंने ये ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता कॉलेज से, तो मैं कभी कैलीग्राफी का वो क्लासेस ही नहीं कर पाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते। आप केवल पीछे देखकर ही अलग अलग बिंदु जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको विश्वास करना ही होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी पर विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में, या किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात पर विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। उस समय भी आप जब बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। चलिए मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के सब्जेक्ट पर है। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वो और मैं अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की, और तब मैं ज़्यादा नहीं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी एक साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश में भी इसकी, और मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि कोई अपनी ही बनाई हुई कंपनी से आखिरकार निकाला कैसे जा सकता है। तो जैसे जैसे मैं एप्पल ग्रो करने लगी,
हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक प्रकार से चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विज़न को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उस आदमी का साथ दिया। इस प्रकार 30 साल के उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया पब्लिकली। जो मेरे पूरी की पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब ख़त्म हो चुका था और ये पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था मेरे जीवन में। और मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतने आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर और बॉब नॉसिस से मिला और सब कुछ हो जाने पर मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैरी छोड़कर जाने का भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं अभी भी उत्साहित हूँ, अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। कोई बात नहीं, मुझे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी मैं अपने काम से तो प्यार करता हूँ ना। इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची और मैंने यह तब नहीं देख पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से मुझे निकालने से अच्छा मेरे साथ उस समय कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक बिगिनर होने का हल्केपन में बदल चुका था और मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सल शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय वो वर्ल्ड के सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया और आज एप्पल नेक्स्ट को द्वारा विकसित की गई तकनीक प्रयोग करते हैं और लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार कह सकता हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है, लेकिन आप अपने विश्वास को मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। आप असल में क्या करना पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है उतना ही उस काम को खोजना भी ज़रूरी है जिससे आप सच में एंजॉय करना चाहते हैं। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगी और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हैं। एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ मिलता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होगा, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। चलिए, मेरी तीसरी कहानी का सब्जेक्ट है मृत्यु यानी डेथ। तो जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोड पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं प्रत्येक सुबह एक शीशे में देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है, अगर आज का दिन मेरे ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ
कि कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, ये मुझे अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय लेने में मददगार होता है। क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिससे साफ दिखा ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने मुझे लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपयोग इम्पॉसिबल है, यानी कि संभव नहीं है। और अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 6 महीने का ही बचा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपने सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टरी भाषा में मतलब था कि अब मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप सब कुछ सही तरीके से कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो, यानी कि आप सभी को गुड बाय कह दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरे दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे आँख में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरे पत्नी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर ने समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक ना पहुँचूँ। तो ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन प्रयोगी इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। आई नो, मुझे पता है। यहाँ तक कि जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वो स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत ही एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करके नए का रास्ता खोजती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच मत फंसिए। अपने जीवन दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार के शोर में अपने अंदर के आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तो मैं अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइजन में से एक है, जिसे स्टीवन ब्रांड नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, उन्होंने इसे अपना पोएटिक डैश देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। यह 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और दशक पब्लिश नहीं हुआ करता था। सभी कैटलॉग्स को टाइपराइटर, कैंची और पोलराइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले।
वो एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक संस्करण निकाले और अंत में एक अंतिम संस्करण निकाले। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातःकाल के किसी गांव की कच्ची सड़क थी। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप रोमांचित हो तो आप किसी से भी लिफ्ट मांग सकते थे। जिस पे यदि आप रोमांचित हो तो किसी से भी लिफ्ट मांगना चाहेंगे। वो उस चित्र के नीचे लिखा था कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका अंतिम संदेश है, यानी कि फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए ये हमेशा यही मांगा। और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी मैं यही यूज़ करता हूँ कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कोशिश में लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर आपको स्टीव जॉब्स की इस स्पीच से काफ़ी कुछ सीखने की मदद मिली होगी। और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और स्टे हंग्री स्टे फुलिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।